मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अंतरा भाग 2 सहायक पुस्तक के अंतर्गत आज हम विद्यापति का जीवन परिचय पढ़ेंगे और फिर इसके साथ ही हम इनके जो पद हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। विद्यापति का जन्म 1380 में मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव में ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इतिहासकार एवं विद्वान विद्यापति के जन्म काल के संबंध में एक मत नहीं है। उनकी रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल की अनुसंधान के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का अनुमान लगाया जाता है। अर्थात इनका जन्म कब हुआ इसके बारे में कोई पक्के प्रमाण हमें नहीं मिलते। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के पक्के मित्र थे, अभिन्न मित्र थे, राजकवि और सलाहकार भी थे। बचपन से ही विद्यापति अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। ऐसी कौन सी कला थी जिसमें विद्यापति पारंगत नहीं थे? साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, न्याय, दर्शन, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली 3 भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं के उपभाषाओं का भी ज्ञान था। यदि हम कहें कि विद्यापति ने आदिकाल और भक्ति काल को अपने काव्यों में जोड़ा तो इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य कारण है। विद्यापति की जो ख्याति हुई, जो प्रसिद्धि हुई, वह पदावली के कारण ही हुई। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जनभाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए कि पदों की पंक्तियां अब वहाँ के मुहावरे बन गई हैं। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण स्तुति पदों में, विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति का मनोहर चित्र विद्यापति ने प्रस्तुत किया है। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है। वह अभिव्यक्ति जो हम विद्यापति के पदों में देखते हैं अन्यत्र कहीं भी हमें दिखाई नहीं देती है। विद्यापति की महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वह हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। अब हम पढ़ेंगे विद्यापति के पद। विद्यापति के पद में जो पहले है हम इसका पाठ का परिचय जानेंगे। ये जो पाठ है इसमें विद्यापति 3 पद दिए गए हैं। पहले पद में वराहणी के हृदय की पीड़ा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। दूसरे पद में प्रियतमा अपनी सखी से चर्चा करती है कि वे जन्मों से अपने प्रियतम का दर्शन करती आ रही है परंतु उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। तीसरे पद में कवि ने वराहणी की ओर पीड़ा का चित्रण किया है जिसके कारण उसके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बही जा रही है। देखो पहला पद जो है वह है के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास, हिय नहीं सह असह दुख रे भेल साउन मास, एक सरी भवन पिया बिन रे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। अब इसमें बताया गया है इसके जो नायक हैं विद्यापति के जो पद हैं इनके जो नायक हैं वह श्री कृष्ण हैं और जो नायिका हैं वह राधा हैं। तो वे कह रहे हैं के पतिया ले जायत रे, पतिया पत्र चिट्ठी के कौन, ले जायत ले जाए मोरो प्रियतम पास। तो इसमें जो नायिका हैं नायिका राधा ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो मेरे पत्र को या मेरे संदेश को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास ले जाए। वह कहती है हिय नहीं सह जाहिए हृदय में, जो दुख मेरे हृदय में है उसे मेरा हृदय में सहन नहीं कर पा रही हूँ भेल सावन मास, क्योंकि सावन का महीना आ गया है।
एक सरी भवन पियावन। मैं इस पूरे विशालकाय भवन में, इतने बड़े भवन में अपने प्रियतम के बिना अकेली हूँ। मुझसे अकेला मोही रहेलो न जाए, मुझसे अकेला नहीं बन रहा जाता है। सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। उसने कहा कि हे सखी, ये जो दुख है ना, विरह का दुख, श्री कृष्ण से जुदाई का दुख जो है, ये बड़ा ही भयंकर दुख है। यह संसार मेरे इस दुख को क्या जानेगा, या मेरे इस दुख पर कौन विश्वास करेगा। मोर मन हरि हर लय गेल रे, अपनो मन गेल। उसने कहा जो श्री हरि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वह मेरा मन अपने साथ ही लेकर यहाँ से चले गए हैं। कहाँ पर चले गए? गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन उपजस लेल। तो उसने कहा कि वह मेरा मन अपने साथ गोकुल छोड़कर वहाँ मथुरा में लेकर चले गए हैं। इससे बल्कि उनकी जो है ख्याति हो रही है, अब यश हो रहा है, भला यह कौन नहीं जानता। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु और मन आस। विद्यापति कवि ने कहा है कि तुम अपने मन में आशा और उम्मीद रखो, आशा रखो और विश्वास रखो। आओ तो तोर मन भावन रे, यही कातक मास। जो तुम्हारे मन भावन हैं, जो तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण जी हैं, वह कार्तिक के महीने में तुम्हारे पास अवश्य ही आ जाएंगे। इस पद की जो भाषा है बच्चों, वह भाषा है मैथिली। इसमें कहीं कहीं ब्रज भाषा का पुटपाक भी हमें मिलता है। प्रियतम के वियोग में कृष्ण के जाने पर जो गृहिणी नायिका राधा है, उसे कवि ने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। इसमें करुण, शांत और भक्ति रस का अनुपम समन्वय है। इसमें तद्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, मतलब कुछ संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आगे, सखी है कि पूछे अनुभव मोए। अब इसमें पूछे से पूछ रही है। उसने कहा है, राधा ने अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल नायिका की व्यथा देखते ही बनती है। वह अपनी सहेली को बता रही है, हे सखी, तुम मेरा अनुभव पूछ रही हो। सेई प्रति अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होए। मैं जितना श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का बखान करती हूँ, उतना ही वह नित नया होता जाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैन न तृपित होए। मैं जन्म जन्म से उनके रूप और सौंदर्य को निहार रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन मेरे नैनों को, मेरे नेत्रों को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है, मतलब कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। सेहो मधुर बोल श्रवण ही, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। इसमें कहा कि जन्म से लेकर उनका वही कर्णप्रिय मधुर स्वर, कर्णप्रिय कानों को सुंदर लगने वाला जो स्वर है, वह भी आज मेरे कानों में गूंज रहा है। इस दशा में भी मेरा श्रवण मार्ग संतृप्त नहीं हो रहा, संतुष्ट नहीं हो रहा। मतलब ना तो मेरी आंखों को ही शांति मिलती है उन्हें देखते देखते, और उनकी आवाज़ को मैं जितना सुनना चाहती हूँ, ना मेरे कानों को संतुष्टि मिलती है। आगे, कत मधु जामिनी रभस गबा ओली, न बूझल कैसन केली। मैंने अपने प्रियतम के साथ ना जाने कितनी रात्रियां बिताई हैं। आगे, लाख लाख जुग हिये राखल, तैयो हिये जरनी न गेल। लाखों युगों से, काफ़ी लंबे समय से उसे हृदय में धारण किया है, तब भी हृदय में से जलन नहीं गई है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदऊ, अनुभव काहि न पेख। इतनी अधिक व्याकुलता होने पर भी रस का अनुमोदन नहीं हो रहा है। आगे, विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते, लाखे न मिलल एक। विद्यापति ने कहा है कि प्राणों को धारण किए रहने के लिए उसके एक बार मिलने की प्रतीक्षा है। मतलब नायिका ने कहा कि मैंने अपने प्राणों को सिर्फ एक बार इसलिए बचाया है, अब तक इसलिए बचा कर रखा हुआ है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उनसे मेरा मिलन एक दिन अवश्य ही होगा। यह पद भी मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। भाषा के भावों को यथावत प्रस्तुत करने की अनूठी अभिव्यक्ति है। आगे, भाषा कोमल कांत पदावली, भाव प्रबलता सहज अभिव्यक्ति के कारण अनुपम योजना लक्षित होती है। विप्र लव श्रृंगार का विलक्षण योजना की गई है।
आगे तीसरा पद है, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मूंद रहे दु नैन, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर दई झापड़ कान। माधव सुन सुन वचन हमारा, तुय गुण सुंदर अति भेल दूबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा, धरनी धरी धनी कत बेरी बैसी, पुनि तही उठई न पारा, कातर दीठी करी चौदसी हेरी, नयन गरे जलधारा, तोहरे बिरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समाना, भन विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखीमा देही रमाना। जो ये प्रस्तुत पद है ये मैथिल कोकिल, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इनके द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। यहाँ कवि ने विरह आतुर नायिका का दुख भरा चित्रण किया है। कुसुमित फूलों से लदे हुए उसने कहा, नायिका ने प्रियतम के वियोग में जो नायिका है वह कह रही है, हे सखी जो ये बगीचा है ना, कानन, कानन कहा गया बगीचा, ये जो है पूरा फूलों से लद गया है। यहाँ कमल मुख को देखकर हृदय द्रवित हो गया। मैंने अपने दोनों नैनों को बंद कर लिया, दोनों आंखें मैंने बंद कर ली हैं। और क्या क्या नायिका ने, कोकिल कलरव जो कोयल के बोलने की आवाज़ है उसको सुनकर उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए हैं, अपने कानों को भी ढक लिया है। माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव हमारे वचनों को सुन सुनकर भी अनसुना कर दिया गया। तुम गुण सुंदरी अति भेल दूबरे, तुम्हारे गुणों से आकर्षित सुंदरी अतिरिक्त दूबरी दुबली हो गई है, तुम्हारे गुणों से सुंदर आकर्षित जो वो युवती है वह बहुत अधिक कमजोर हो गई है। आगे धरनी धरी धनिकत बेई बसई, अब क्या हो गया, उसकी स्थिति ऐसी हो गई जब वह जमीन पर बैठ जाती है, इतनी दुबली वह हो गई है तो उससे उठा भी नहीं जाता है। कातर दी थी करे चौदसी हेरी हेरी, वहाँ से वह उठ भी नहीं पाते, दुखी होकर दृष्टि से चारों ओर वह देख रही है, अपनी वह कातर निगाहों से हर तरफ देख रही है कि शायद प्रियतम कहीं इधर से आ जाए, कहीं उधर से आ जाए। इस अवस्था में नेत्रों से जो है नयन ग्रय जलधारा, ऐसी अवस्था में उस नायिका के नेत्रों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है। आगे तोहरे बिरह दिन छन छन तनु छिन, तुम्हारे विरह के दिन इन दिनों में प्रति क्षण शरीर उसी तरह कमज़ोर हो रहा है, क्षीण हो रहा है, जैसे जो मेरा शरीर है तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कैसे घट रहा है, जैसे 14 का चांद प्रतिदिन घटता ही जाता है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, अब विद्यापति अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह से कहते हैं कि इस नायिका का नायक श्रवण किस तरह से हो, यह विचारणीय बात है, यह सोचने लायक बात है। पद की भाषा मैथिली है, किंचित थोड़ी मतलब कुछ जटिल सी हो गई, कठिन हो गई है। नायक के वियोग में विरहातुर नायिका की जो मनीष दशा है उसका सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। नायिका वियोग अवस्था में अपनी सुध बुध खो बैठी है, अर्थात वह जमीन पर बैठी तो जमीन पर ही बैठी रह जाती है, उससे उठा तक नहीं जाता है, इतनी कमज़ोर हो गई है वह। उसकी आंखों से जो आंसुओं की जलधारा है वह निरंतर बह रही है। कोमल कांत पदावली द्वारा भावों का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। कुसुमित कानन कोकिल कलरव धरनी धनी धनी में अनुप्रास अलंकार है और कमल मुखी में रूपक अलंकार है। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा ये पाठ है विद्यापति की पदावली यह पूरा हुआ। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। धन्यवाद।